ये तो समाज को बेवजह गुमराह कर रहे हैं कि हमारी पार्टी है। लेकिन जब ये पूरे परिवार से जब बीजेपी में है तो इनकी पार्टी है कहाँ। सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए ये सब काम लोगों ने किया था और आगे आपने देखा भी होगा क्या हुआ था। सुनो, बड़ी लाठियां पड़ी। हम इनका सम्मान बड़े भाई की तरह हमेशा किया, इनको चंदा भी दिया, इनको चंदा भी दिया इनको। अच्छा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को समय समय पर ये धमकाते रहते हैं और ब्लैकमेल करते रहते हैं भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी ने मछुआरों के लिए 22 में 16 टिकट दिए 2022 में मत्स्य संपदा योजना। अच्छा। ये बहुत बड़ी योजना है। ला करके निषादों का विकास करने के लिए निरंतर वो काम कर रहे हैं। केवल निषाद के नाम पर उत्पीड़ित किया गया, उत्पीड़न उनका किया गया। ये समाजवादी पार्टी सरकार में, ये समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ था। स्पष्ट रूप से सबको बताते हैं कि मैं एक देश का चौकीदार। ये सारा चंदा जो है कि इनके पास आया, इन्होंने उन लोगों को दिया नहीं। संजय निषाद के पास, इन्हीं के पास आया। बिल्कुल नहीं जाते, वो तो यही कहते हैं लोग। उनको एक फूटी कौड़ी का मदद कोई नहीं करता। तो समाज के लोगों में एक उत्साह जगा कि अब 1 से 2 हुए हैं, अब हम लोग कुछ कर सकते हैं। इनका दूसरा बेटा जो सांसद था वो भी भाजपा के टिकट पे लड़ा, वो भी भाजपा से। तो इनकी पार्टी खत्म हो गई। इनकी पार्टी, जो भी नौजवान इनसे अगर सही रास्ते की बात करता है, अपने अधिकार की बात करता है, तो उसको निश्चित तौर पर उसको धमकी मिलती है। जब धरना हुआ तो वहीं से डॉक्टर संजय निषाद का जन्म हो गया राजनीति का। उसमें के रविंद्र नायक कमिश्नर थे। मैं इनको कहा कि अगर आपने इसको रोका नहीं तो मैं आपकी ईंट से ईंट बजाऊंगा। अब तो होना चाहिए। नहीं, उस समय तो संजय निषाद जी कुछ नहीं थे। नहीं, अब की बात कर रहा हूँ। संजय निषाद जी का नामो निशान नहीं था। मैं चुनाव हार गया था, फिर भी बहन जी ने मुझे मंत्री बना दिया, राज्य मंत्री बना करके। मानी जमुना निषाद जी को आप बीएसपी में लाइए, वो जिंदगी बीत जाएगी लेकिन विधायक नहीं बन पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी कभी परिवारवाद की राजनीति नहीं करती है। धरना प्रदर्शन करवा रहे थे, लेकिन बीच में जब लोग फंस गए तो छोड़ के उन लोगों को भाग गए। मुझे सीट भी छोड़नी होगी अगर पनियरा की, लेकिन मैं आपको लड़ा के रहूंगा और मैं आपको टिकट दिलवाऊंगा। अपने समाज को आह्वान करके मैंने धरना प्रदर्शन शुरू करवाया और नेता जो ये बन गए। कभी भी दोषी नहीं हो सकते, ये अपने हक के लिए लड़ते हैं। अंग्रेजों ने इसको जन्मजात क्रिमिनल बना दिया। नमस्कार, डीएनएम पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। डीएनएम पॉडकास्ट में हम राजनीति, अपराध और साहित्य सब पर बात करते हैं। एक बार फिर हम आज राजनीति पर लौटते हैं और आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो बीजेपी के बैकवर्ड क्लास के एक बड़े लीडर हैं, जयप्रकाश निषाद। जयप्रकाश निषाद बीजेपी से राज्यसभा के मेंबर भी रहे हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं, बसपा में विधायक भी रहे हैं। जयप्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जयप्रकाश जी इस समय चर्चा में इस वजह से भी हैं क्योंकि वो संजय निषाद के खिलाफ खुल करके बोल रहे हैं। जयप्रकाश जी, आपका स्वागत है। जयप्रकाश जी, ये बताइए कि आप भी बीजेपी में हैं और संजय निषाद भी बीजेपी में हैं, तो आप संजय निषाद के खिलाफ क्यों इतना बोलते रहते हैं और संजय निषाद आपके खिलाफ बोलते रहते हैं? सबसे पहले मैं आपके चैनल को, आपको मैं अपने हृदय से सम्मान करता हूं। मैं किसी के खिलाफ कभी मैंने नहीं बोला। हमेशा हमने समाज के अच्छे के लिए, आज जो सदियों से जिस समाज के पास सारी व्यवस्था होने के बावजूद देश में जितनी संपदा है उस संपदा की रखवाली करने वाला, देश हित में काम करने वाला, अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई लड़ कर के देश के हित में देश को आज़ाद कराने वाला ये समाज है। और इस समाज में
मेहनतकश है और ये समाज शिक्षा के क्षेत्र में पहले थोड़ा सा अब ज़्यादा आगे बढ़ कर के नहीं आ पाया, क्योंकि ये मेहनतकश मजदूर और नदी नालों जंगल में रहने वाला ये समाज था। धीरे धीरे जैसे इसको पता चला, जब पता चला तो अपने अधिकार को ये समझना शुरू किया और सही तरीके से अब समझ में आने लगा कि हमें क्या करना चाहिए और लोगों का देख करके। तो मैं आपसे बता दूं, ये समाज ने बहुत संघर्ष किया अपने जीवन में और किसी के साथ जुल्म अन्याय नहीं किया, लेकिन अंग्रेज़ों ने इसको जन्मजात क्रिमिनल बना दिया। अंग्रेजों ने इनको क्रिमिनल कहा कि इसलिए कहा निषाद समुदाय को कि देश के हित में ये हमेशा लड़ाई लड़ते और जो का पहले नदी नालों के रास्ते हमारा आवागमन था तो नदियों पर इन्हीं का राज था और जितने वाहन जो नाव राज था नहीं, आज भी नदियों पर राज इन्हीं का है। नाज आज मैं इसलिए जो है कह रहा हूँ, तब था इसलिए मैंने कहा है, आज भी है, लेकिन ये अपने स्वतंत्रता से आज हर चीज़ कानूनों में बदलाव है, तो जो देश की कानून कहती है उस हिसाब से इनको चलना पड़ता है। कानून का उल्लंघन ये करने वाले कभी नहीं हैं, लेकिन उससे भी इन लोगों ने, इस समाज के लोगों ने लड़ाई लड़ी। आज उसी चीज़ को लेकर के आपने देखा होगा कि ये समाज हमेशा अगर किसी के साथ कदम से कदम मिला के चला, बहुत ऐसे महारथी हुए, उनके पीछे पहाड़ की तरह, चट्टान की तरह ये समाज खड़ा रहा, कभी धोखा देने का काम नहीं किया। और लोगों ने पूर्वांचल में बहुत ऐसी विभूतियाँ हुई जिनको इन लोगों ने एकदम साए की तरह उनके चारों तरफ खड़े रह करके उनकी हमेशा रखवाली की और सबको आगे बढ़ाने के ध्येय से और सम्मान देने के ध्येय से इनके अंदर पूरी मनोयोग से, भावना से ये समाज काम करते रहा। नहीं, मछुआरा जो समाज है, जो आपका समाज है, ये बीजेपी के साथ है इधर कई सालों से। संजय निषाद की डिमांड हमेशा रही है कि इस समाज को अनुसूचित जाति के दर्जे में शामिल किया जाए। आप भी राज्यसभा के मेंबर रहे, बीजेपी से ही रहे, तो आखिर ये सरकार अनुसूचित जाति का दर्जा इस निषाद समुदाय को क्यों नहीं दे रही है, जो एक लंबे समय से ये डिमांड चल रही है? देखिए, समाज ने संघर्ष, आज हम लोगों की जो उम्र है, हमारे पूर्वजों ने भी, जो हम लोगों को याद नहीं होगा, जब से हम लोग होश में आए हैं तब से तमाम ऐसे लीडर जो हमारे समाज के हुए, जैसे हमने देखा सीताराम निषाद हुए, जो माननीय मंत्री रहे और तमाम जिस विभाग के मंत्री रहे उस विभाग में जो संवैधानिक व्यवस्था होती थी उसको पूरी तरह से ये समाज को सुन करके और उनके हितकर जो होता था और सभी के हितकर के साथ साथ समाज को भी हित को साधने के लिए वो हमेशा काम किया उन्होंने। जैसा कि मैं बताना चाहता हूँ, पूरे पूर्वांचल में आज हम लोगों के बीच में स्वर्गीय जमुना निषाद नहीं है, लेकिन उन्होंने भी बड़ी लड़ाई अलग जगाया और इस समाज को लड़ने का पाठ पढ़ाया कि अपने अधिकार के लिए क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। जहाँ तक उनका बस चला उन्होंने अपने बदौलत लोगों को जगाया। जगाने के बाद अब हम और माननीय जमुना निषाद जी विधायक नहीं बन पाए, किसी सदन में नहीं जा पाए, लेकिन जब 2007 का चुनाव आया उस समय मैं चुनाव लड़ने के लिए पनियरा से मैं तैयारी कर रहा था, तो माननीय जमुना निषाद जी पिपराइच से लड़ना चाहते थे। वो समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे, मैं उस समय बीएसपी में था।
तो मुझसे ये हुआ कि आप इनको कैसे ला सकते हैं, मानी जमुना निषाद जी को आप बीएसपी में लाइए, वो जिंदगी बीत जाएगी लेकिन विधायक नहीं बन पाएंगे, ये अच्छी बात नहीं है। और समाज के बड़े नेता हैं, उनका सम्मान करना। किसने कहा आपसे? हमारे उस समय हमारे पार्टी की मुखिया ने, मायावती जी ने, उन्होंने ये बात कही और मेरे तक पहुंचवाई जोनल कोऑर्डिनेटरों के माध्यम से। मैंने अपनी गाड़ी भेज करके उनको बुला करके बात किया, और जब बात किया तो उन्होंने कहा, जयप्रकाश जी मैं पार्टी में आ तो जाऊंगा, लेकिन आपकी नेता इतना जो है कि जो उनका सारा व्यवस्था है और जो उनका जो है टारगेट है वो मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा। मतलब टारगेट का मतलब? टारगेट का मतलब उन्होंने कहा कि पार्टी फंड मैं नहीं दे पाऊंगा। अच्छा, यह बात उन्होंने कहा। मैंने कहा हाँ, तो मैंने कहा कि नेताजी मैंने आपके लिए नेता से अपने ये जरूर कहा है कि देखिए वो हमारे समाज के नेता हैं, लेकिन आपको पार्टी फंड नहीं दे सकते, लेकिन समाज का वोट 100% जब अगर वो आ गए तो आप बसपा को मिलेगा। तो हुआ यही, उनको कन्विंस किया, कन्विंस हुए और कहे कि ये गारंटी आपको लेनी होगी। मैंने कहा बिल्कुल गारंटी है, मुझे तिलांजलि भी देनी होगी, मुझे सीट भी छोड़नी होगी अगर पनियरा की तो, लेकिन मैं आपको लड़ा के रहूँगा और मैं आपको टिकट दिलवाऊँगा। हुआ यही, मैंने लाया, बातचीत हुआ, बहन जी ने हाँ कर दिया और माननीय जमुना निषाद जी को टिकट ओके हुआ। जैसे इनका ओके टिकट हुआ, मेरा पनियरा से टिकट कट गया। फिर हमारे मुखिया के अंदर कुछ उस समय आया, उन्होंने कहा कि नहीं, तमाम लोग कहने लगे, जो पनियरा से माननीय फतेह बहादुर सिंह जी आ गए और बीएसपी से भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके, और ये यहाँ पर माननीय जमुना निषाद जी समाजवादी पार्टी छोड़ करके आ गए। दोनों लोग आ गए। उसके बाद से ये देखा गया कि डिसबैलेंस होने लगा था, दोनों विधानसभाएं डिसबैलेंस होने लगी थी। तो ये दोनों नेताओं ने फिर जो है बहन जी से कहा कि जयप्रकाश को भी लड़ाना बहुत जरूरी है। बहन जी ने भी कहा, हाँ, और मानी जमुना जी ने भी कहा कि अगर ये नहीं लड़ते हैं तो हम दोनों चुनाव हार जाएंगे। जब मतलब इतना आपका उस क्षेत्र में प्रभाव हमने था, हाँ, ये बात फतेह बहादुर सिंह को भी पता थी और यमुना जी को भी पता थी। जी, मैंने बहुत काम किया था पनियरा विधानसभा के अंदर, तो इस नाते मुझे फिर मानीराम विधानसभा, जहाँ स्वर्गीय ओम प्रकाश पासवान जी का क्षेत्र था, वो सामान्य सीट में हमेशा जीता करते थे और वहाँ के पॉपुलर नेता थे, लेकिन मुझे वहाँ से बहन जी ने लड़ा दिया चुनाव। जब लड़ाया तो भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी तीनों का टक्कर हुआ, बहुत मामूली वोट से इधर उधर हुआ। बहरहाल मैं ये कहना चाहता हूँ, उस समय माननीय जमुना निषाद जी आ गए पार्टी में और चुनाव लड़े, जीत गए, माननीय मंत्री भी बने, उन्होंने काम भी किया। अब आप चुनाव हार गए थे? मैं चुनाव हार गया था, फिर भी बहन जी ने मुझे मंत्री बना दिया, राज्य मंत्री बना करके पूरे प्रदेश में मुझे चलाया और मैंने काम किया। और ये आज जो जिनकी आज आरक्षण की जो बात हो रही है, उस समय भी स्वर्गीय जमुना निषाद जी रिजर्वेशन की बात करते थे, सीताराम निषाद जी भी रिजर्वेशन की बात करते थे, और फैजाबाद के ही रहने वाले एक मुन्ना निषाद जी थे, पहलवान, मुन्ना पहलवान कहे जाते थे, वो समकक्ष है अपने जो आज वहाँ के अच्छे नेता हैं माननीय बृजभूषण शरण सिंह जी, उनके समकक्ष होते। उन्होंने भी बहुत इसके लिए संघर्ष किया। अपने गाजीपुर के चौधरी लालता प्रसाद जी ने भी संघर्ष किया। यानी बहुत सारे लोगों ने यहाँ जो इससे पहले, हम लोगों से पहले रिजर्वेशन को लेकर के बहुत संघर्ष किया है।
वो हम लोग जब छोटे छोटे थे तो ये सारी बात ये सुनते थे और हम लोगों के जहन में था कि ये काम होना चाहिए, लेकिन हो नहीं पाया अभी तक। भाई देखिए, आप तो आज की तारीख में आप और संजय निषाद दोनों एक ऐसी पार्टी में है जिसके उत्तर प्रदेश में भी सरकार है और देश में भी सरकार है, तो अब तो होना चाहिए। नहीं, उस समय तो संजय निषाद जी कुछ नहीं थे। नहीं, अब की बात कर रहा हूँ। संजय निषाद जी का नामो निशान नहीं था। ये इनका घर जो है, जिस क्षेत्र में मैं पहला चुनाव लड़ने के लिए गया उसी क्षेत्र में इनका घर पड़ता है। मानीराम नहीं, वो हुआ करता था पहले पनियरा विधानसभा, जहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री माननीय स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जी थे, वो वहाँ से चीफ मिनिस्टर हुए और उनके लड़के माननीय फतेह बहादुर सिंह लगातार वहाँ से विधायक रहे, एमएलए रहे। वहाँ से मुझे बहन जी ने टिकट दिया था और भेजा था। सारी घटना जो मैंने बताया कि ऐसे ऐसे हुआ। अब आरक्षण की जो बात आपने कहा है, आरक्षण के लिए इन लोगों ने आंदोलन तैयार किया था, तो समाज के लोग, हम जब वहाँ से 2007 में चुनाव नहीं जीत पाए, फिर 2012 में मुझे हिस्टोरिकल प्लेस, ऐतिहासिक धरती चौरी चौरा से टिकट दिया गया। मैं टिकट पा करके वहाँ से मैं विधायक बना 2012 में, और समाज के लोगों में और पिपराइच से स्वर्गीय जमुना निषाद की धर्मपत्नी वहाँ से विधायक बन गई। हम दोनों विधायक थे। जब समाज ने देखा कि अब गोरखपुर में दो विधायक हैं, तो समाज के लोगों में एक उत्साह जागा कि अब 1 से 2 हुए हैं, अब हम लोग कुछ कर सकते हैं। तो उन लोगों ने एक आंदोलन शुरू कर दिया। आंदोलन शुरू किया, पूरे समाज के लोगों ने मिलकर के कसरौल कांड हो गया। कसरौल में जाकर के रेल रोको आंदोलन किया, बगल में सहजनवा के और गोरखपुर के बॉर्डर पर सहजनवा और ये अपने संत कबीर नगर के बॉर्डर पर, गोरखपुर संत कबीर नगर दोनों का बॉर्डर है कसरौल, एक स्थान है वहाँ पर रेल रोक करके आंदोलन शुरू कर दिया निषाद समाज ने, रिजर्वेशन के लिए। इटावा से एक आया हुआ स्वर्गीय अखिलेश निषाद, शहीद अखिलेश निषाद अपने माँ बाप का एकलौता बेटा था। वो भी आंदोलन में आया था। और आंदोलन में आया नहीं था, बल्कि उसके पिताजी कह रहे थे कि मेरे यहाँ से कई बार फोन करके जबरदस्ती उसको बुला करके वहाँ लाया गया था। अच्छा। और वो होनहार बीएससी का छात्र था, बहुत पढ़ने में होनहार था, लेकिन ट्रैक पर उसकी गोली लगने से पुलिस ने गोली चलाई, वो शहीद हो गया। अब वहाँ पर ये कहा गया, आंदोलन जो करवा रहे थे उन्होंने ये कहा कि पुलिस ने गोली चलाई, पुलिस की सीबीआई जांच होनी चाहिए। लेकिन पुलिस की सीबीआई जांच आज तक नहीं हुई। जो कह रहे थे उन्होंने कभी जांच की। उसके बाद जब मामला बीत गया, बहुत सारे निर्दोष लोग जेल में गए। उस कांड में निर्दोष लोगों को, 37 लोगों को घर में जो सोए थे, केवल निषाद के नाम पर उत्पीड़ित किया गया, उत्पीड़न उनका किया गया। ये समाजवादी पार्टी सरकार में, ये समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ था। उत्पीड़न समाजवादी पार्टी की सरकार में ये इसलिए हुआ था, इटावा से गया हुआ एक नौजवान होनहार का वहाँ हत्या हो गई थी। कम से कम निषादों की सैकड़ों गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया था, केवल इस वजह से कि इटावा का एक आदमी मर गया। हम मारा गया। कहीं भी हत्या या मृत्यु या कोई ऐसी घटना होती है तो हर सरकार का दायित्व होता है कि उस दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करे, पकड़े उनको। लेकिन कार्रवाई नहीं हुई, तो उनको पकड़ना शुरू किया और पकड़ते पकड़ते ऐसा पकड़ा कि जो लोग निर्दोष थे वो 37 लोगों को जेल में डाल दिया गया। और जो दोषी थे उसके, उन्होंने सरकारी गवाह बन करके उन्होंने कहा कि मैं जो है उसी रास्ते जा रहा था, और घटना को डाइवर्ट कर दिया, घटना को डाइवर्ट करके और दोषियों को
बुरी तरह से फंसा दिया। आज भी हैंड टू माउथ है, वो मजदूर कस लोग आज उसमें फंसे हुए हैं। आज न कमा पा रहे हैं, न अपने बच्चे को ठीक से खिला पा रहे हैं, न पढ़ा पा रहे हैं, लेकिन उनका सुध लेने वाला कोई नहीं है। जिन्होंने आंदोलन कराया ये आरक्षण के लिए, उसमें मैं विधायक था। जब विधायक था तो मैंने देखा कि इसमें निर्दोष लोग फंस रहे हैं। मैं आनन फानन में ये घटना हो गई, मैं अपने क्षेत्र में था। मैंने सुनते ही सारे हम लोग पहुँचे और देखे कि मतलब जिले पर तब तक जो है सारी बातें बीत चुकी थी हम लोग पहुँचने से पहले। तो मैंने जब ये धरपकड़ बेवजह कर रहे थे लोग, तो मैंने कमिश्नर के यहाँ ज्ञापन लेके पहुँचा और उन्हें मैंने कहा, कमिश्नर साहब अगर आप, उसमें के रविंद्र नायक कमिश्नर थे, मैं इनको कहा कि अगर आपने इसको रोका नहीं तो मैं आपकी ईंट से ईंट बजाऊंगा, क्योंकि जो दोषी हो उसको पकड़ा जाए, निर्दोषों को छोड़ा निर्दोषों के साथ कतई ऐसा व्यवहार न किया जाए। जो निर्दोष हैं, ये आंदोलनकारी कभी भी दोषी नहीं हो सकते, ये अपने हक के लिए लड़ते हैं। और जो घर में सो रहे थे उनको अपने उठा के ले गए, और जो वहाँ पर आंदोलन करवा रहे थे वो उसमें साफ साफ जो अपने आप को बचा रहे हैं। तो इतना बड़ा आंदोलन हुआ, एक आदमी शहीद हो गया, लेकिन फिर भी निषादों को रिजर्वेशन नहीं मिला। अब रिजर्वेशन की बात पर ही मैं आगे आ रहा हूँ। ये रिजर्वेशन मैंने हाउस से लेकर के, विधानसभा से लेकर के और जिले तक मैंने इस बात को उठाया, अल्टीमेटम दे करके कहा, और मैंने अपने पूरे समाज से आह्वान किया कि आप लोग तौर तरीके से एक सिस्टम से, जो संवैधानिक व्यवस्था कहती है उस प्रकार से हर तहसील में, हर जिले पर आप लोग धरना शुरू कर दीजिए। जब धरना हुआ तो वहीं से डॉक्टर संजय निषाद का जन्म हो गया राजनीति का। ये जेल गए थे, वहीं से इनका जन्म हो गया। अच्छा, ये कसरौल कांड से? कसरौल कांड से इनका जन्म हो गया। और सब लड़ाई मैंने लड़ी, विधानसभा से लेके सड़क तक, और सारे तहसीलों को और जिले में अपने समाज को आह्वान करके मैंने धरना प्रदर्शन शुरू करवाया। और नेता जो ये बन गए। तो ये कैसे नेता बन गए वहाँ? ये नेता बन गए, ये यही करवा रहे थे वहाँ धरना प्रदर्शन। कहाँ पर? कसरौल में धरना प्रदर्शन यही करवा रहे थे। अच्छा। और इन्होंने धरना प्रदर्शन करवा रहे थे, लेकिन बीच में जब लोग फंस गए तो छोड़ के उन लोगों को भाग गए। अच्छा, जब मतलब दिक्कत आई लोगों पर, हाँ, निर्दोष लोग फंसाए जाने लगे तो खुद ही भाग गए। ये भाग गए, फिर भी पुलिस ने इनको नहीं माना और इनको पकड़ के जेल ले गई। जेल में जाने के बाद इन्होंने सरकारी गवाह बन करके अपने आप को छुड़ा लिया, और जितने लोग फंसे थे वो लोग फंसे के फंसे रह गए। उन लोगों को जमानत करानी पड़ी, और तमाम मशक्क़त आज भी झेल रहे हैं। यही नहीं, पूरे प्रदेश के कई जिलों के लोग हैं, गाजीपुर के लोग हैं, और अपने 3-4 जिले के, वाराणसी के लोग हैं, संत कबीर नगर जिले के लोग हैं। इसमें बहुत सारे लोग फंसे हैं जो आज बेचारे परेशान हैं, वो बाहर नहीं जा पाते हैं, उनको बार बार पेशी पर जाना पड़ता है। आज ये इसकी रोटी सेकना शुरू कर दिया इन लोगों ने। संजय निषाद निषादों के नाम पर राजनीति की रोटी सेक रहे हैं। अब ये कहते हैं कि हम आप लोगों को आरक्षण दिलवा देंगे। हाँ, आरक्षण की बात कहते हैं, और कोई इनसे अगर सही चीज का जवाब मांगता है, जवाब मांगने इनसे जाता है कोई, तो उसको कहते हैं कि तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं, किसके साथ रहता हूं। धमकाते हैं। और ये धमकी पूरे समाज में जो भी नौजवान इनसे अगर सही रास्ते की बात करता है, अपने अधिकार की बात करता है, तो उसको निश्चित तौर पर उसको धमकी मिलती है। ये आरक्षण मांगने वाले धमकी खा रहे हैं। आज आरक्षण के लिए आंदोलन करने वाले, उनको धमकी मिल रही है। पूरे प्रदेश में जितनी मत्स्यजीवी सहकारी समितियां हैं, इसी को मंत्री भी तो मत्स्य डिपार्टमेंट के हैं। इस मत्स्यजीवी सहकारी समिति के सभी अध्यक्ष, सभी सचिव इतने कुंठित हैं, इतना परेशान हैं। क्यों?
क्योंकि उनको आपस में दो गुट बना करके मंत्री जी जो लड़ाने का काम किया जा रहा है, इनको लड़ाया जा रहा है, इनको आगे बढ़ने से रोका जा रहा है और इनको ठीक ढंग से संचालित नहीं करने दिया जा रहा है। सारे लोग, पूरे प्रदेश के लोग, अगर पूछा जाए, इसकी जांच कराई जाए, तो मछुआरा समाज का एक एक मजहबी सहकारी समिति के लोग एकदम परेशान हैं, अपनी समिति को चला नहीं पा रहे हैं, जलाशय ले नहीं पा रहे हैं। अगर जलाशय ले रहे हैं तो कोई कह रहा है हमें आधा हिस्सा रख लो, कोई कह रहा है हमें आधा हिस्सा रख लो, तब तुम ले लो, हमारे नाम से ले लो, तुम दोनों रहो। ये बहुत सारी विडंबनाएं इस तरह की आ रही हैं और आरक्षण यही लोग मांग रहे हैं। आरक्षण इनको मिलेगा कैसे? हमने तो कहा कैसे मिलेगा इनको, जब मैं विधायक था, आज इस तरह से कहने से नहीं मिलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी का संगठन मछुआरों का आंदोलन देखते हुए इनको सही दिशा में ले जाने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा मछुआरा समाज को सत्ता में ले जा करके और इनको भागीदारी दे करके इनकी बात को सुनना चाहती है। तो सत्ता में तो संजय निषाद को ले गई, उनके बेटे को विधायक बनाई, उनके एक बेटे को एमपी का टिकट दिया, जो भले हार गए। अब यही तो बात है, समाज यही समझना चाहता है। आज भारतीय जनता पार्टी तो नहीं चाहती है कि परिवारवाद चले। भारतीय जनता पार्टी कभी परिवारवाद की राजनीति नहीं करती है। अरे भाई, टिकट एक बूथ का अध्यक्ष भी, एक बूथ का कार्यकर्ता भी जिला का अध्यक्ष बन सकता है, एक बूथ का कार्यकर्ता भी प्रदेश का अध्यक्ष बन सकता है, किसी पदों पर जा सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी में ऐसी व्यवस्था है। लेकिन ये खुद एमएलसी हैं, मंत्री हैं, इनका एक बेटा एमएलए है, दूसरा बेटा चुनाव लड़ा, चुनाव हार गया। इसीलिए तो लोग ठगा सा महसूस कर रहे हैं। लोग, समाज के लोग यही कह रहे हैं कि अब समाज का भला हम देख रहे हैं। हम लोगों ने बड़े आशा और उम्मीद के साथ पार्टी बनाई थी, पार्टी के लिए संघर्ष किया था और संघर्ष में कसरौल जैसा कांड हो गया। मुझे न आरक्षण मिला, ना ही आंदोलनकारियों को कोई जगह मिल रही है, ना उनको टिकट मिल रहा है, ना ही उनके साथ कोई अच्छा काम हो रहा है, ना कोई जलाशय लेने दिया जा रहा है, ना उनको कोई उद्योग धंधे लगाने की कोई व्यवस्था हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी मत्स्य संपदा योजना लाए। मत्स्य संपदा योजना, अच्छा, ये बहुत बड़ी योजना है। ये ला करके निषादों का विकास करने के लिए निरंतर वो काम कर रहे हैं। लेकिन मत्स्य संपदा योजना उत्तर प्रदेश में मछुआरों को अभी जिनको जिम्मेदारी दी गई है, उन्होंने मछुआरों तक अभी नहीं पहुंचा पा रहे हैं। और सरकार चाहती है कि मछुआरों को आगे बढ़ाया जाए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने देखा होगा, अभी गए थे तो जो समुद्री मछुआरे हैं, उनके लिए एक नेवी जैसा सारी व्यवस्था दे करके उनको भी प्रशिक्षित करके, ताकि उनके साथ कहीं भी कोई घटना न हो। समुद्र के अंदर ट्रेनिंग उनको देने की बात उन्होंने कही है। और तमाम ऐसे योजनाओं में उनको जो है प्रशिक्षित करके, योजना लाके प्रशिक्षित करके उनके विकास को, उनके कार्यों को एक वैज्ञानिकी ढंग से या एक प्रशिक्षित करके एक ठीक तौर तरीके से उनको आगे बढ़ाना चाहती है कि अपने कार्य को वैज्ञानिक ढंग से करें। नहीं, ये संजय निषाद जी जो मंत्री हैं, 2022 में जब बीजेपी के साथ उनकी पार्टी का समझौता होता है तो कितने निषादों को टिकट उन्होंने दिया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने, बेटे के अलावा भारतीय जनता पार्टी ने मछुआरों के लिए 22 में 16 टिकट दिए। 2022 में इसलिए दिया कि इस मछुआरा समाज के लोग विधानसभा में जीत करके और विधायक बन करके सदन में जाएंगे, और जो ये लोग आंदोलन सड़क पर कर रहे हैं उसको ठीक तरीके से विधानसभा के अंदर अपनी बात को रखेंगे, तो सरकार के एक कानून, सरकार उसको एक कानून का हिस्सा जब बनेगा तो सरकार उसको मानेगी।
और जब सरकार मानेगी तो वो पास हो जाएगा और इनका अधिकार वो एक सिस्टम और संवैधानिक व्यवस्था के तहत मिल जाएगा। आज ये सड़क पर, ये संविधान नहीं कहता है कि सड़क पर मिल जाएगा आपको आरक्षण। हाँ, आंदोलन सभी करते हैं, आंदोलन का तरीका होता है, आंदोलन करते हैं, आंदोलन करने का सबको अधिकार है, लेकिन सिस्टम से अपना आंदोलन करते हैं। लेकिन ये नहीं है कि आंदोलन के बाद दौलत वो चीज़ मिल जाता है, उसको सदन में पास करवाना ही पड़ता है। और सदन में जब तक पास नहीं होता है तब तक हमें कैसे वो अधिकार मिल सकता तो है। 16 में कितने टिकट दिए निषाद समुदाय के? अब 16 में टिकट, एक टिकट जो है वो अपने बेटे को उन्होंने दे दिया, बाकी टिकट सब उन्होंने अपने हिसाब से उसको जहां उनको देना था वहां दे दिया। मतलब ये पूरा समाज जानता है। क्या समाज जानता है? क्या कि टिकट? समाज तो यही कहता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, समाज यही कहता है कि हम लोग मेहनत करके इस पार्टी को बुलंदियों तक पहुंचाए, लेकिन इन्होंने हम लोगों की मेहनत को बेच दिया। मतलब निषाद समाज के मेहनत को बेच दिया इन्होंने। अब वो मेहनत को बेच दिया इसलिए, और मेहनत समझ रहे हैं कैसे करना चाहिए। अब समाज परेशान है अब इस बात को लेकर के, और चाहता है कि अब दूसरी बार ऐसी कोई गलती ना हो, सही दिशा में काम करना। लेकिन जयप्रकाश जी ये बताइए कि बीजेपी में आप 2018 में आए, 2017 में बीजेपी की सरकार बनी, 2018 में आप बीजेपी में शामिल हो गए योगी आदित्यनाथ की एक सभा में, और 2022 में 4 साल बाद चुनाव होता है। तो बीजेपी आपको आगे बढ़ा करके क्यों चुनाव मैदान में नहीं उतरी? क्यों संजय निषाद को आगे बढ़ा करके चुनाव मैदान में उतरी? या फिर दोनों को एक साथ क्यों नहीं किया बीजेपी ने? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। तो आप तो कार्यकर्ता थे। मैं तो कार्यकर्ता बन करके कार्यकर्ता, आप एक एमएलए रह चुके थे 2012 से 17 तक। मैं तो कार्यकर्ता बन के ही पार्टी में आया। मैं एमएलए बन जाऊं या कोई भी पद पर चले जाऊं, सांसद हो जाऊं, लेकिन बीजेपी में हम सभी कार्यकर्ता हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, स्पष्ट रूप से सबको बताते हैं कि मैं एक देश का चौकीदार हूँ। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं देश का राजा हूँ। राजा होते हुए भी जब हमारा मुखिया, चौकीदार कहते हैं, हमारा मुखिया जब इस प्रकार का एक संदेश आम नागरिक की तरह रह करके आम नागरिक का यहाँ सुरक्षा और सम्मान, उनके विकास के लिए निरंतर काम कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास के साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं। नहीं, लेकिन हम लोग तो उस पार्टी के हैं। नहीं, पार्टी के तो हैं, लेकिन पार्टी ने उस समय आप पर भरोसा नहीं किया। संजय निषाद एक बाहरी व्यक्ति थे, उन पर भरोसा किया समुदाय का वोट लेने के लिए। पार्टी उन पे भी भरोसा किया, हम पे भी भरोसा किया। आपको टिकट तो नहीं दिया? उन पर हमें टिकट नहीं दिया, लेकिन मुझे 2020 में 1 साल कुछ महीने के लिए राज्यसभा में भेजा। तो 20 में आप, और मैं राज्यसभा गया, और समाज के होने के नाते उनको भी 16 टिकट इसलिए दिया कि वो समाज के लिए जो आंदोलन समाज ने किया था। ऐसा तो नहीं कि संजय निषाद ने आपका विरोध किया कि इनको टिकट मत दीजिए, इस वजह से आपको टिकट न मिला? मुझे तो यही जानकारी है कि संजय निषाद ने आपका टिकट नहीं होने दिया। हाँ, इन्होंने किया होगा, मैं नहीं जानता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नहीं विरोध किया, किसी का विरोध नहीं किया। नहीं, भारतीय जनता पार्टी विरोध क्यों करेगी? भारतीय जनता पार्टी ने दोनों का सम्मान किया और दोनों को सम्मान हमेशा देने का काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को समय समय पर ये धमकाते रहते हैं और ब्लैकमेल करते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के ब्लैकमेल कैसे? ये सोचते हैं कि हम ब्लैकमेल करेंगे तो दूसरा कोई समाज का व्यक्ति आगे नहीं आना चाहिए, हम ही दिखने चाहिए। अभी देखिए, इन्हीं का कार्यकर्ता था
धर्मात्मा निषाद। धर्मात्मा निषाद एक बहुत वफादार कार्यकर्ता था, लेकिन उसको आत्महत्या करनी पड़ी। क्यों? अब ये आत्महत्या उसने बहुत बड़ा एक अपने मोबाइल में लिख करके गया। उसका मोबाइल अभी हम लोगों के पास नहीं आ पाई है। अपनी सारा ब्यौरा मोबाइल के अंदर लिखा हुआ है उसकी, जैसा कि उसके परिवार के लोग बताते हैं। अब वो उसके परिवार के लोग पूरी व्यथा समाज के सामने अपनी कहे हैं। इन्हीं का कार्यकर्ता था, लेकिन उसको आत्महत्या करना पड़ा। आत्महत्या क्योंकि आपको बताऊं, जो लोग कसरौल कांड में फंसे हैं, हमसे तो आकर के अपनी व्यथा कहते हैं, उनका सुन करके हमें बहुत ही अफसोस होता है कि इन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए, इन लोगों के लिए कुछ होना चाहिए। यह बात अभी तक जिन लोगों ने उनको उस ट्रैक पर लेके गए थे, आज तक उन लोगों ने उनके घर जाकर के उनका दुख सुख सुनने का काम नहीं करते हैं लोग। मतलब संजय निषाद जो आंदोलन कर रहे थे, वो उनके यहाँ जो आज मुकदमे लड़ रहे हैं, उनके यहाँ नहीं जाते? बिल्कुल नहीं जाते। वो तो यही कहते हैं लोग, उनको एक फूटी कौड़ी का मदद कोई नहीं करता। अभी जो ट्रैक पर जो शहीद हुए स्वर्गीय अखिलेश निषाद जी, उनके नाम पर, उनके पिताजी बताते हैं, उनके नाम पर कई करोड़ रुपए चंदा आए। किसने उठाया चंदा? ये सारा चंदा जो है कि इनके पास आया, इन्होंने उन लोगों को दिया नहीं। संजय निषाद के पास? हाँ, इन्हीं के पास आया। वो तो यही कहते हैं, स्वर्गीय अखिलेश निषाद के पिताजी ये बताइए, वो ये बात कहते रहते हैं। अच्छा, ये बताइए कि संजय निषाद और आप, ये दोनों, संजय निषाद की अपनी पार्टी है, बीजेपी से उनका अलायंस है, और आप बीजेपी में हैं, और आप बीजेपी में अकेले ऐसे नेता हैं जो निषादों के सबसे बड़े नेता हैं। वैसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन बड़े नेता हैं, और बीजेपी ने इसी वजह से आपको राज्यसभा भी भेजा। संजय निषाद और आपके बीच, चूंकि दोनों गोरखपुर के रहने वाले हैं, कोई डिस्प्यूट है किसी बात को लेकर के? नहीं, कोई बात हमारा डिस्प्यूट नहीं है। मतलब जो है समाज, हमारा जो समाज के हित में काम होना चाहिए, होना चाहिए। आज ये हमें कहते हैं छोटे भैया, तो बहुत सारे आरोप हमने कभी कुछ नहीं कहा, वो तो आपको छोट भैया नेता, लेकिन इन्होंने कहा विभीषण है, इन्होंने कहा छोट भैया नेता, बीजेपी का छोट भैया नेता। बताइए, इन्होंने बहुत सारे कुंभकर्ण कहा, इन्होंने हाँ, बहुत सारी जब बातें इन्होंने कहा, तो ये समाज कह रहा है, अब ये कह रहा है, समाज सीधे तौर पे कह रहा है। इन्होंने कहा बीजेपी से, ये बसपा से पोर्ट करके आए हुए, बसपा और सपा से आए हुए लोग। मैं ये कहना चाहता हूँ, इनका बेटा जब सांसद बना, समाजवादी तो किससे बना? समाजवादी पार्टी से। क्या वो समाजवादी पार्टी से? क्या ये बात करते समय इनको ध्यान नहीं आया कि मेरा बेटा समाजवादी पार्टी में था? ध्यान रखना चाहिए इनको, ये भी तो समाजवादी पार्टी से आए। और हम तो विधायक बने तो तमाम प्रधान बनाए, जिला पंचायत बनाए क्षेत्र के अंदर, अपने समाज के, अपने समाज के, बिना एक कभी किसी का एक कप चाय पीने का मतलब कोशिश नहीं किया, चाय पी के इनको बनाऊंगा। कोई चंदा वसूली नहीं किया मैंने। लेकिन जो समाज इनके साथ संघर्ष कर रहा था, सारे लोग जो आज उपेक्षित और परेशान हैं। तो क्या समाज आज की तारीख में, अगर मैं कहूं 2027 का चुनाव नजदीक है, वो संजय निषाद के साथ नहीं है? समाज अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। ये महसूस कर रहा है कि 16 टिकट मिला, हम लोगों ने आंदोलन में थे, शुरू से रात दिन भूखे प्यासे, रात दिन पूरे प्रदेश में भ्रमण करते रहे। कितनों लोगों की उम्र जो है अब बढ़ गई, अधिक होने लगी। आशा में थे कि 13-14 साल हो गया आंदोलन हाँ, को। आशा में थे कि अब हमको
जो हमारा 10 साल है इसमें कुछ हम कर जाएंगे, लेकिन उनकी आशाएं धरी की धरी रह गई। उनको कहीं का इधर का ना उधर का, कहीं का नहीं। बहुत सारे लोगों ने तो अपने मजदूरी कर करके एक एक रुपया जुटा करके इस पार्टी को बढ़ाने में सहयोग किया है, लेकिन उन लोगों को आज कोई पूछता भी नहीं है। तो जब आप और कोई पूछता भी नहीं है। आप और संजय निषाद एक ही आंदोलन कर रहे थे, कसरौल में आप भी थे, संजय निषाद भी थे। नहीं, कसरौल में मैं नहीं था। अच्छा, कसरौल का आंदोलन उस समय मैं कसरौल के लोगों के आंदोलनकारियों का मैं सहयोग किया हूँ। बाद में जो निर्दोष लोग थे, मैं विधायक था, बाद में आपने सहयोग, हमने सहयोग करना शुरू किया। नहीं वहीं पर मिट जाते, सारे लोग जेल में ठूस दिए जाते। हम हाउस के अंदर सही बात रखते नहीं, हाउस के बाहर नहीं रखते, हाउस के अंदर नहीं रखते, तो कोई लोगों की पैरवी करने वाला होता नहीं, सही बात सरकार तक जाती नहीं, तो ये लोग जेल में सड़ जाते। तो आपने संजय निषाद के साथ कभी ये नहीं सोचा कि भाई हम दोनों लोग साथ मिलकर के निषादों की मदद की जाए? नहीं, मैंने तो मदद की है, मैंने लगातार 9 साल मदद की। नहीं, मैं संजय निषाद के साथ मिलकर के 9 साल। संजय निषाद जब कुछ नहीं थे तभी आप तो हमारे यहाँ आते थे, मैं मेले था, मैंने इनको मदद की है। इनकी क्या मदद की? हमारे यहाँ चाय पीते थे, बैठते थे, हम इनका सम्मान बड़े भाई की तरह हमेशा किया। इनको चंदा भी दिया, इनको चंदा भी दिया इनको। अच्छा, आगे नहीं, अगर आगे नहीं बढ़ाया, ये काम करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए। इसका मतलब ये कहा जाए कि आपने संजय निषाद को एक तरीके से आगे बढ़ाया? बिल्कुल आगे बढ़ाया हूँ। ये जब मैं मंत्री था तो कुछ नहीं थे, जब मैं विधायक था तब ये कुछ नहीं थे। हमने हमेशा मदद की है इनकी, इनसे मेरी कोई लड़ाई रही ही नहीं है। ये जो गोरखनाथ, ये तो समाज के लोग पूरे प्रदेश में आज जो कह रहे हैं वो मैं आपसे कह रहा हूं, मैं अपनी ओर से बात नहीं कर रहा हूं। मंदिर पर इन्होंने हमला कर दिया था कि मंदिर का निषाद समुदाय का है। वाकई में निषाद समुदाय का है कि मंदिर हो? देखिए, मंदिर किसी समुदाय का नहीं होता ही नहीं। ये तो हर समाज के लोग, मंदिर एक आस्था का केंद्र है। हाँ, सब लोग जाते हैं इस पर। यहाँ कोई जाति बिरादरी या जातिवाद की भावना नहीं होनी चाहिए। मंदिर सभी का होता है, पूजा अर्चना सभी कर सकते हैं, सभी आ सकते हैं, सभी। इन्होंने मंदिर पर धावा क्यों बोला? योगी जी मुख्यमंत्री थे उस समय। अब वही जाने इसके लिए उनकी भावना क्या थी। सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए ये सब काम लोगों ने किया था, और आगे आपने देखा भी होगा क्या हुआ था। हाँ, सुनो, बड़ी लाठियां पड़ी थी। जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। आस्था सबके साथ जुड़ा हुआ है। संजय निषाद से जयप्रकाश निषाद की अंतिम बार मुलाकात कब हुई थी? मुलाकात तो हमेशा होते रहती है। मीटिंग माननीय मुख्यमंत्री जी की, प्रधानमंत्री जी की, पार्टी की जहाँ लगती है। नहीं, आपकी इंडिविजुअल, जैसे हम आप बैठे हुए हैं इस तरह से? नहीं, मैं तो इनके यहाँ शादी पड़ा था तो भी शादियों में भी मैं गया, इनको न्योता दिया। पूरे अच्छे से जो लोग आए सबसे मैंने बातचीत भी की। कोई हमारी ऐसी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है इनसे ना, मैंने कभी व्यक्तिगत लड़ाई बना के नहीं। 2022 में आप बीजेपी में थे, 16 टिकट पार्टी ने निषाद समुदाय को दिया। 16 टिकट दिया निषाद समुदाय को कि भाई निषाद समुदाय के लोग लड़ें। तो एक टिकट इन्होंने अपने बेटे को दिया। तो एक जो पुराना एमएलए था जयप्रकाश निषाद, उसको भी टिकट एक दे सकते थे। अब उनके मन में क्या था वो तो वही जानेंगे, किसको देना है किसको नहीं देना है। लेकिन मुझे टिकट की इनकी ज़रूरत नहीं थी। मैं तो भारतीय जनता पार्टी ने मुझे राज्यसभा बनाया था। नहीं, तब आपका खत्म हो गया होगा 22 से ना? अभी मेरा 22 जुलाई तक राज्यसभा था। तो 22 जुलाई तक था आपका। चुनाव मई में हो रहा था, अप्रैल मई में इलेक्शन हो रहा था, तो आपको एक टिकट दे सकते थे। दूसरी बात यह है कि बीजेपी, बहुत सारे लोग 16 में से ऐसे भी लोग हैं जो बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़े। कैंडिडेट इनका, सिंबल बीजेपी का। ये क्या खेला है? इनके बच्चे भी जो विधायक हैं उन्होंने भी तो
भाजपा के ही सिंबल पर लड़ा। मैं वही कह रहा हूँ। ये खुद एमएलसी भाजपा के हैं। इनका दूसरा बेटा जो सांसद था वो भी भाजपा के टिकट पे लड़ा, वो भी भाजपा से लड़ा। तो इनकी पार्टी खत्म हो गई, इनकी पार्टी कहाँ है? ये तो समाज ये सब समझ रहा है, पूरी तरह से समझ रहा है। हम ये कह रहे हैं आरक्षण भारतीय जनता पार्टी देगी, मछुआरों का अधिकार भारतीय जनता पार्टी देनी है, मछुआरों के लिए कोई योजना भारतीय जनता पार्टी लाएगी, सारी चीज तो भारतीय जनता पार्टी दे रही है। हाँ, तो इनका तो क्या दूसरी काम? पार्टी इनका क्या है? मतलब इनका बीजेपी इनकी के पार्टी पास है कोई क्या? काम? इनकी पार्टी कहाँ है? ऐसी इनकी पार्टी देखी जाए तो बीजेपी है। ये तो समाज को गुमराह कर बेवजह गुमराह कर रहे हैं कि हमारी पार्टी है। लेकिन जब ये पूरे परिवार से जब बीजेपी में है तो इनकी पार्टी है कहाँ? एक आप स्वाभिमान मछुआरा स्वाभिमान यात्रा चला रहे हैं, आप जगह जगह मीटिंग कर रहे हैं, कई जिलों में मीटिंग हो चुकी है। जब उस मीटिंग करते हैं आप तो संजय निषाद के खिलाफ खूब बोलते हैं। नहीं, जैसा कि आपने पूछा, अब समाज के बारे में आरक्षण क्यों नहीं मिल रहा है, तो समाज के लोग भी मीटिंग में पूछते हैं। सारे समाज के लोग जो सवाल करते हैं, मैं अपनी तरफ से थोड़ी बोलता हूँ, ये तो समाज के लोग जो कहते हैं वो मैं मीडिया को बता देता हूँ, वो मैं आपसे बता रहा हूँ। मैं अपनी ओर से कोई बात नहीं बता रहा हूँ। ये पूरा बात जो है समाज की है, जो आपको जो हमसे सवाल लोग करते हैं, जो कहते हैं इस तरह हो रहा है, इस तरह हो रहा है, तो वो बात मैं करता हूँ। तो 2027 का जब विधानसभा चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी क्या संजय निषाद को साथ रखेगी या आपको आगे करके, क्योंकि समाज जैसा आप बता रहे हैं उनसे नाराज है? नहीं, मैंने नाराज की बात नहीं कहा, समाज नाराज है। वही समाज नाराज है। समाज बिल्कुल नाराज है उनसे। अब समाज भारतीय जनता पार्टी से कभी नाराज हुआ ही नहीं। नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी ने उनसे मैं बोला, हमेशा भारतीय जनता पार्टी को समाज वोट करते आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहा है। तो ये जो अभी मछुआरा स्वाभिमान सम्मेलन जो आप कर रहे हैं, ये क्या बीजेपी की तरफ से कर रहे हैं या आप अपनी तरफ से कर रहे हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का मत्स्य प्रकोष्ठ, एक मछुआरों का प्रकोष्ठ बनाया गया है, मत्स्य प्रकोष्ठ, उसका मैं प्रदेश का संयोजक हूँ। प्रदेश के संयोजक होने के नाते मुझे पूरे प्रदेश में पार्टी की ओर से मत्स्य प्रकोष्ठ का कार्यक्रम करने के लिए हमेशा मैं करते रहता हूँ। मछुआरों को अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार और देश की सरकार का जो भी योजनाएं हैं, मछुआरों के बीच में जाके उसको बता करके कि ये सरकारी योजनाएं हैं जो आप तक पहुंच रही है, इसका लाभ आप लोग कैसे उठाएंगे, ये सारी बात को मैं विस्तार से अपने मछुआरे भाइयों के बीच में मैं बताने का काम करता हूँ। हाँ, योगी जी ने कभी आपको, और चूंकि योगी जी भी गोरखपुर के हैं, तो कभी आपको और संजय निषाद को बिठा करके साथ में कभी ये समझाने की कोशिश नहीं की है कि भाई दोनों आपस में क्यों विवाद पैदा कर रहे हो? नहीं, ऐसी कोई नौबत आई। वो आपके खिलाफ नहीं, पब्लिक में तो आपके खिलाफ वो अक्सर ही बोलते रहते हैं, और स्वाभाविक सी बात है कि जब कोई किसी के खिलाफ बोलेगा तो दूसरा भी बोलेगा, तो आप भी बोलते रहते हैं। नहीं, दरअसल में जितने मछुआरे लोग हैं सब अपनी व्यथा लेकर के मेरे पास आते हैं, और जो ये करते हैं उसको हमें बताते हैं लोग। तो अब इनको उसकी परेशानी होती है कि इनसे क्यों बताते हैं, हमसे क्यों नहीं बताते हैं लोग। अच्छा, जो मछुआरा समाज है वो आपको अपनी समस्या बताता है? मुझे अपनी समस्या कहते हैं, तो उनकी समस्या का निदान तो सरकार के पास ही है। तो सरकार जो है जितना योजनाएं देती है हम बताते हैं। तो आप कैसे निदान कर सकते हैं जब आपके पास सिस्टम ही नहीं है? नहीं, सरकार तो मंत्री वो है, सरकार कर रही है। सरकार जो देश की सरकार जो योजना लाई है उसके बारे में तो बताना जरूरी है। बाकी मंत्री का काम है, जो करना वो मंत्री करें, हमारा जो काम है करना हम करेंगे। तो इसके आधार पर हम मछुआरों को उस योजनाओं के बारे में, तो जब इनसे पूछना शुरू करते हैं वो मछुआरे कि ये योजना ऐसी है हमको क्यों नहीं मिल रही है, तो उस पर भड़क जाते हैं
उन लोगों के ऊपर भड़क करके फिर ये तिलमिला उठते हैं, जो कि सही चीज़ वो लोग पूछते हैं, चाहते हैं कि वो हो। ऐसे चाहे तो होगा भी, सरकार भी चाहती है वो, सरकार करती भी है। तो क्यों आखिर उसका लाभ मछुआरा समाज को ये नहीं लेने दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं? अब ये तो यही बताएंगे क्यों नहीं लेने दे रहे हैं। या तो मछुआरों से जो मत्स्यजीवी सहकारी समिति के जो अध्यक्ष हैं, जो उसके सचिव हैं, उन लोगों से बुलाया जाए, पूछा जाए, तो स्पष्ट हो जाएगा कि उनको क्या परेशानियां उनकी है। अच्छा, तो उनसे कौन बुला के पूछेगा? तो मुख्यमंत्री जी पूछेंगे? ये तो माननीय मंत्री जी का ही काम है पूछना। तो मंत्री जी तो कि उस काम को क्यों नहीं हो रहा, वो लोग बता रहे हैं अपनी बातें। तो तमाम ये जो बातें हैं, मछुआरा समाज की जो दिक्कतें हैं, चूंकि एक बड़ा समाज है, एक तरीके से नदियों का देश है भारत, जहाँ भी नदी है वहाँ मछुआरे हैं, चाहे साउथ में हो चाहे उत्तर प्रदेश में हो, कहीं भी मछुआरे हर जगह हैं। तो ये जो मछुआरों की प्रॉब्लम है, संजय निषाद नहीं सुन रहे हैं, आपको लोग प्रॉब्लम बताते हैं, इसकी चर्चा आपने मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री से कभी करी या अमित शाह जी से करी? मैंने अपने पूर्वांचल विकास बोर्ड के माध्यम से मछुआरों की जितनी बातें हैं, एक एक बात मैंने रखने का काम किया है। मैंने उसमें मिनट्स में अपनी बात रखी है कि जो काम एक संस्था है, बहुत अच्छी संस्था है NDRF, जो आपदा में काम आती है, मुश्किल की घड़ी में जो NDRF करने में असमर्थ होने लगती है, तो उसमें भी मछुआरा समाज का व्यक्ति जो है उसमें सहयोग करने में सबसे आगे होता है। अच्छा। और निःशुल्क वो सेवा देता है और वो करता है। उसके लिए भी मैंने कहा कि एक स्पेशल इनको ट्रेनिंग दी जाए, इनको एक जो है NDRF की तर्ज पर एक मछुआरा फौज बनाई जाए। अरे वाह। उनको फौज बना करके इनका हेडक्वार्टर बनाया जाए और उसमें जो पारंगत हों उनके सिलेक्शन किए जाएं, उनको नौकरी पर रखे जाएं। जिस प्रकार से NDRF की तनख्वाह होती है, उसने सारे चीज़ें मैंने अपने उसमें रखा हुआ है। और वो मिनट्स में माननीय मुख्यमंत्री जी तक गया है और उन्होंने इसको संज्ञान में लिया भी है और करने के लिए उनका मन बना भी है, तो उस पर विचार वो कर रहे हैं। लेकिन रिजर्वेशन वाला मसला फिर छूट जाता है। रिजर्वेशन की बात एक संवैधानिक प्रक्रिया है, लेकिन समाज को गुमराह करना ये अच्छी बात नहीं है। समाज को ठीक ढंग से इस बात को बता देना जरूरी है कि ये आरक्षण हमारा मिलेगा कैसे। वो आरक्षण की बात एक संवैधानिक प्रक्रिया है, जो संवैधानिक प्रक्रिया के तहत वो विधानसभा में पास होता है, फिर जो है अपना विधान परिषद में जाता है, विधान परिषद के बाद राज्यपाल के पास जाता है, फिर लोकसभा में जाता है, फिर लोकसभा में जाता है, लोकसभा के बाद राज्यसभा में जाता है, फिर राष्ट्रपति के पास जाता है, तब ये पारित होता है। या तो उसका परीक्षण कराई जाती है जिन जातियों के, हाँ ये सचमुच में जिसमें आरक्षण मझवार को जैसे मिल रहा है, मझवार में हम लोग जो सभी आते हैं मझवार में ही, लेकिन ये अलग अलग नामों से लिखने की वजह से अब मझवार का सर्टिफिकेट हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है, जबकि सभी हम मझवार हैं। निषाद समुदाय का सभी व्यक्ति, मल्लाह और केवट, बिंद, माझी, मझवार, तुरैया, कश्यप, सभी ये उसी में आते हैं, लेकिन इनको परिभाषित करने की ज़रूरत है। और अगर उसमें जानकारी या ठीक ढंग से हम सब हाउस के अंदर इस पर चर्चा अगर हो जाती तो निश्चित तौर पर सही चीज़ निकल के आता और जो है जो सही है वो हो जाता, कानून बन जाता इसके लिए। लेकिन कानून जब बहुमत विधायक, ज़्यादा से ज़्यादा विधायक इस पर चर्चा करेंगे तब जाके होगा। अरे जब 16 में से टिकट ही एक को मिला तो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा विधायक होंगे? पार्टी तो चाह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा विधायक आएँ। 16 टिकट इसीलिए दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग विधायक बनेंगे, अपनी बात सदन के अंदर जाकर रखेंगे, तो वो कानून का एक पार्ट बनेगा
और जब कानून का पार्ट बनेगा तो माननीय मुख्यमंत्री या हाउस उस पर संज्ञान लेगा, संज्ञान लेकर के सही जगह पर उसको भेजेगा और कानून बनवाएगा। जयप्रकाश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद डीएनएम पॉडकास्ट में आने के लिए। आपने बड़ी बेबाकी के साथ चर्चा की, मछुआरा समाज की चर्चा की, मछुआरा समाज की क्या प्रॉब्लम है इस पर चर्चा की, और ये भी बताया कि किस तरीके से मछुआरा समाज को एक्सप्लॉयट किया जा रहा है एक पॉलिटिकल लीडर के जरिए। बहुत बहुत धन्यवाद।